नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021 का इतिहास का वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के दोनों ही पेपर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए दोनों ही पेपर की, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। इसके अलावा जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में बता दूं हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। देखिए, इतिहास वैकल्पिक विषय भी एक अच्छा वैकल्पिक विषय माना जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हर एक वैकल्पिक विषय अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक कुछ न कुछ खूबी होती है, तो इतिहास के मामले में ये है कि इसको एक तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ज्योग्राफी में है, करंट अफेयर से काफ़ी कुछ। ठीक है, आपको हमेशा तैयार करते रहना चाहिए, उससे लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतिहास के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि इस हिस्ट्री के जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें आपके जो फर्स्ट पेपर होता है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है और इसमें मिडाइवल हिस्ट्री पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास। सेकंड पेपर में आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास, और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, यानी विश्व का इतिहास पूछा जाता है सेकंड पेपर में। ठीक है, जो कि हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो आपका जो जीएस फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर, उसमें आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है, मिडाइवल पूछी जाती है, मॉडर्न पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछी जाती है जीएस के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो ये एक आपको लाभ वहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रीलिम्स में कम से कम 18-20 क्वेश्चन जो हैं वो इतिहास से पूछे जाते हैं, तो उसका लाभ भी मिल सकता है हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से। ठीक है, तो हर एक ऑप्शनल की अपनी कोई न कोई खूबी होती है, तो इतिहास के मामले में ये है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये फर्स्ट पेपर है और इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। 8 में से यहाँ बताया गया है कि कुल 5 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन के जो अंक हैं वो समान है। 50-50 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 250 नंबर का ये फर्स्ट पेपर है, 250 नंबर का सेकंड पेपर है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के आंसर वो किस तरीके से देने हैं वो यहाँ पे बताया गया कि प्रश्न संख्या जो 1 और 5 है वो अनिवार्य है। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सेक्शन जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में क्या है थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो, टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए, 8 में से 5 के आंसर लिखने हैं आपको। तो सेक्शन ए जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक दिया गए होंगे, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक दिए गए होंगे। तो यहाँ निर्देश में ये बताया गया है कि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का जो है वो कंपलसरी है, वो अनिवार्य रूप से करना है, और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अनिवार्य रूप से करना है आपको। ठीक है, तो 2 तो ये अनिवार्य वाले करने हैं, अब 3 और करने हैं। तो 3 कैसे करने हैं कि हर एक सेक्शन से कम 1 और करना है आपको, उसके बाद मतलब 3 करने हैं। तो चाहे आप बाकी जो है आप जैसे कि यहाँ 1 कर लीजिए और यहाँ 2 कर लीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 1 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो पाँचों। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए है, जो कि ये फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए है। तो फर्स्ट पेपर में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है और मिडाइवल हिस्ट्री पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलेगी, उसी में आपको आंसर लिखने होंगे। वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके नीचे आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, उसमें से प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पर आपको कमेंट लिखना है 30 शब्दों में। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यानी स्थानों की पहचान करनी है, जो कि मानचित्र यहाँ पे दिया गया है नीचे। ठीक है, ये मानचित्र दिया गया है। ठीक है, और ये मानचित्र जैसे ये पहला नंबर दिया गया है, तो और ऐसे ऐसे करके तो आपको उसका नाम बताना है और उसके बारे में 30 शब्दों में लिखना है। तो जो पहला वाला है वो क्या है, वो एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो उस स्थल का आपको नाम लिखना है और उस पर 30 शब्दों में आपको कमेंट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है 50 नंबर का। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है। दूसरा एक है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो ये स्थल वगैरह इनको पहचानना है आपको और उन पर लिखना है कमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ सब दिए गए हैं, ये सब डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मानचित्र में देखना है और उस पर कमेंट लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जो कि पहला वाला तो कंपलसरी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है,
बाकी यहाँ पे 20 नंबर का और 15-15 नंबर के ये सेक्शन में दिए गए हैं, ठीक है। यानी 20 नंबर का ये हो गया और 15-15 नंबर के ये हो गया, तब जाके 50 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या आप सहमत हैं कि पारिस्थितिक कारकों ने हड़प्पीय सभ्यता के प्रवाह एवं ह्रास को प्रभावित किया? टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये 20 नंबर का लिखना है आपको। उसके बाद है कि क्या आप मानते हैं कि उपनिषदीय सिद्धांत वैदिक धार्मिक विचारों की उच्च स्थिति को मूर्त रूप देते हैं? टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये 15 नंबर का है। इसके बाद पूछा गया है कि मौर्योत्तरकालीन कला पर बाह्य प्रभावों एवं देशज विकास के महत्व का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है क्या महापाषाण को एकल, समरूप अथवा समकालीन संस्कृति का प्रतिनिधि मानना उपयुक्त होगा? महापाषाणकालीन संस्कृतियों से किस प्रकार के भौतिक जीवन व सांस्कृतिक व्यवस्था का पता चलता है, ठीक है। तो ये सेक्शन ए में सब एंशिएंट के ही क्वेश्चन है। फिर पूछा गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर आप मौर्य राज्य के स्वरूप का चित्रण कैसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्णाश्रम धर्म कैसे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली बढ़ती सामाजिक जटिलताओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो वो लिखना है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें छोड़ भी सकते हो, अगर कोई नहीं आता तो आप उसको छोड़ दीजिए। 5 ही करने टोटल आपको, कंपलसरी वालों के अलावा, मतलब टोटल। अगला क्वेश्चन है कि शासकों की राजनीतिक व आर्थिक आवश्यकताओं ने व्यापारी वर्ग की आर्थिक व सामाजिक स्थिति की ज़रूरतों से मिलकर एक साथ ग्रहणशील सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जिसमें बौद्ध धर्म विकसित हुआ। तो इस पर टिप्पणी लिखनी है, कमेंट लिखना है आपको, ठीक है। तो ये और इसका बी जो है 4th का, इसमें पूछा गया है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अब तक गैर कृषि योग्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान निरपवाद रूप से कृषि विस्तार के उद्देश्य से था। जल संसाधनों, विभिन्न प्रकार के सिंचाई कार्य के प्रबंधन ने इस काल में कृषि विस्तार को कैसे सुगम बनाया, ठीक है। तो ये पूछा गया यहाँ पे। इसके बाद है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में स्थानीय भाषाओं में साहित्य के आविर्भाव एवं क्षेत्रीय पहचान के निर्माण के बीच संबंध की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए था, ठीक है। अब यहाँ से है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपलसरी अनिवार्य है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो ये 10-10 नंबर के छोटे छोटे 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला है भारतीय सामंतवाद के विविध चरणों की विवेचना करते हुए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो मिडाइवल हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आप सुल्तान इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्कस करना है उस पर। एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है। देखो, चाहे आप ऑप्शनल हो, चाहे आप वैसे जीएस के लिए पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, आ जाएंगी आपके। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में उभर कर आए विविध प्रकार के पारसी साहित्य की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया। उसके बाद पूछा गया पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। वो पूछा गया है। इसके बाद है राज्य के प्रति चिश्ती संतों के रुख की विवेचना कीजिए। सरकार के प्रति अपने रवैये में सुहरावर्दी संत कैसे भिन्न थे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन को आप ये जरूर देखना है, ध्यान में रखना है कि कौन कितने कितने टॉपिक्स में, मतलब डिवाइड कर लेना है, फिर आपको उसके आंसर लिखने हैं, मतलब कितने सेक्शन है एक क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिख समुदाय के निर्गुण भक्त संप्रदाय से राजनीतिक सैन्य संगठन में परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे एक। अगला क्वेश्चन है कि अभिजात वर्ग के साथ बहलोल लोदी के संबंध पर अपना आकलन प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के विशेष संदर्भ में मुगल मकबरा स्थापत्य की मौलिक विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये पूछा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 इक्ता प्रथा, ठीक है। इक्ता प्रथा से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ भी पूछा गया। इक्ता प्रथा के महत्व की विवेचना कीजिए। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के केंद्रीकरण में इसने कैसे मदद की, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। इसके बाद पूछा गया खलजी शासनकाल खलजी क्रांति के रूप में क्यों जाना जाता है, ठीक है। फिर पूछा गया 17वीं सदी के उत्तरार्ध का मुगल भारत जागीरदारी संकट के काल के रूप में जाना जाता है, विवेचना कीजिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछा गया है कि चोल शासक न केवल प्रबल विजेता कुशल प्रशासक थे बल्कि उत्कृष्ट मंदिरों के निर्माता भी थे। तो टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनको आप एनसीईआरटी पढ़ के दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है अकबर और राजपूत राज्यों के बीच संबंधों की प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन, बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे राज्यों को मुगल राज्य के उत्तराधिकारी राज्य मानना कहाँ तक उचित है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पेपर इसी का, हिस्ट्री ऑप्शनल का। तो ये है सेकेंड पेपर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, वैसे ही क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए और बी से, पहला और पाँचवा कंपलसरी है, सब चीज़ें वैसी ही हैं बस। ठीक है, ये सेकेंड पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। ठीक है, तो 10-10 नंबर के यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है कि पाश्चात्य शिक्षा के लागू होने से भारत में अनपेक्षित परिवर्तन हुए। देखो, क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पूछा गया है कि देखो, पाश्चात्य शिक्षा के लागू होने से भारत में अनपेक्षित परिवर्तन हुए, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा जो भारत में लागू की गई थी उससे भारत में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन वो परिवर्तन ऐसे हो गए। ठीक है, तो उसी पे आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है उसी चीज़ का। ठीक है, बस यही पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है पहले। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी की भारतीय राजनीति तथा समाज के संकट के सामान्य अनुभव, जहां जनजीवन बार बार लूटपाट की व्यवस्था का शिकार होता था, से अलग बदलाव की व्यवस्था को स्थापित करने में टीपू सुल्तान को बहुत कम सफलता मिली। ठीक है, तो ये पूछा गया यहाँ पे। फिर है कि देसी प्रेस अधिनियम, तो ये सेक्शन जो ए है इसका यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को देसी प्रेस पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जिससे सरकार और अधिक प्रभावी तरीकों से राजद्रोही लेखन को दंडित एवं दमित करने में सशक्त बन सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के उदय ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक उग्रवादी तथा क्रांतिकारी सामग्री प्रदान की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रथम दशक में देश के राजनीतिक फलक की खाली जगह को भरने हेतु क्रांतिकारी समूहों के उदय के लिए उपयुक्त वातावरण था। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है सारे ही क्वेश्चंस को। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसका पहला है अनेक शताब्दियों से हाथ से कते एवं हाथ से बुने हुए सूत तथा कपड़े के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी था। अनेक राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी आलोचकों का मानना है कि अंग्रेजी आधिपत्य ने जानबूझकर भारत के पारंपरिक एवं विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प को बर्बाद किया। तो टिप्पणी करनी है इस पर। ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके हर एक टॉपिक का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आंसर राइटिंग करते समय इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रवाद ने किन विभिन्न तरीकों से अपने आप को प्रकट किया। ठीक है, तो ये पूछा गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि मीर कासिम के रूप में उन्हें एक आदर्श कठपुतली मिल गई है, हालांकि मीर कासिम कंपनी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की उपयोगितावादी सोच ने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो ये 20 नंबर का यहाँ से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि जिन गांधी जी ने चौरी चौरा में हिंसा के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उन्हीं ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा की गई हिंसा की भर्त्सना करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या आपको लगता है कि गांधी जी अहिंसा के प्रभावशाली होने के विश्वास को खो रहे थे तथा इसके पथ से अलग होने की सोच रहे थे? विशद व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया है, बहुत संभाल के लिखना है इसको। अगला क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का पूछा गया है, हालांकि मराठे व्यक्तिगत रूप से चतुर एवं बहादुर थे, पर उनमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामुदायिक भावना की कमी थी। तर्कों सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में 1858 के बाद हुए प्रमुख संवैधानिक सुधारों तथा समाज एवं राजनीति पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, के बाद हुए मतलब क्रांति के मतलब 1858 के बाद हुए प्रमुख संवैधानिक सुधारों से। ठीक है, फिर पूछा गया 20वीं सदी के भारत में दलित दावेदारी की बदलती हुई प्रकृति की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है
विभाजन के पश्चात देशी रियासतों को किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल किया गया था, इसमें सरदार पटेल ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, ठीक है, जो कि है विश्व का इतिहास से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये जो 150 शब्दों में लिखना है, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के जो यहाँ पे सेक्शन ABCD है सिर्फ उनके लिए है, ठीक है, जो कि 10-10 नंबर के हैं और कंपलसरी है ये पूरा ही क्वेश्चन 5। इस बात के कई कारण थे जिनकी वजह से औद्योगिक क्रांति पहले इंग्लैंड में हुई, ठीक है, वो आपको लिखने हैं, समालोचनात्मक परीक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को सबसे बड़ी भूल माना जा सकता है तथा इसे गलत निर्देशित ऊर्जा के स्मारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ठीक है, इस पर लिखना है। फिर पूछा गया है कि चार्टिस्ट आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु इस विचार का बीजारोपण करने में सफल रहा कि प्रतिनिधिक प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण नेता इस आंदोलन को सैन्य गुटों से दूर रखना चाहते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अरब देशों ने नासिर को ऐसे नेता के रूप में देखा जो उस दबाव के सामने खड़ा रह सकता था जो पश्चिमी देश मिस्र पर इजराइल के साथ शांति बनाने के लिए डाल रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, कंपलसरी था और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से, मतलब छोटे छोटे थे लेकिन अच्छा खासा, मतलब काफ़ी कुछ लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, प्रबुद्धता के युग के बारे में क्या प्रबुद्ध था, ठीक है, तो ये पूछ लिया गया, 20 नंबर का पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है 1840 के दशक में यूरोप में आई क्रांतिकारी लहर के कारण एवं परिणाम क्या थे, ठीक है, तो ये लिखना है। तो 20 नंबर का और फिर 10 नंबर का, इसके बाद जो ये सी वाला है। दक्षिण अफ्रीका की श्वेत अल्पमत की सरकार रंग भेद की नीति को आधिकारिक नीति बनाकर वहाँ के मूल निवासियों को उनके आधारभूत अधिकारों से वंचित कर उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वहाँ के लोग रंग भेद की नीति को समाप्त कर संक्रमणकालीन शासन लागू करने में कैसे सफल हुए, ठीक है, ये लिखना है आपको, जबकि 10 ही नंबर का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के उदय ने उन श्रृंखलाओं को विखंडित कर दिया जो आधुनिक यूरोप के साम्राज्यों को एक साथ बांधी हुई थी, विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध में उत्तर की विजय के अनेक परिणाम हुए, उनमें से कुछ प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट थे, हालांकि अमेरिका के विकास पर इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव संभवतः ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। देखो भाई, हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर आंसर राइटिंग आपकी अच्छी है तब तो फिर आप लिख सकते हो, मतलब आंसर राइटिंग मतलब आप क्वेश्चन को कंप्लीट करने की क्षमता है, प्रैक्टिस कर रखी है आपने, ठीक है। क्रांतियाँ चाहे वह रूस 1917 की हो या चीन की 1949 की, एक देश में परिवर्तन लाने का खतरनाक रास्ता है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो रूस की क्रांति और चीन की क्रांति से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में एक लंबे युद्ध विराम के साथ यूरोप लगातार अपने आप से युद्धरत था, टिप्पणी कीजिए। फिर पूछा गया कि शीत युद्ध की समाप्ति तथा एकल महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उदय के प्रभाव अच्छे तथा बुरे दोनों रहे हैं, समीक्षा कीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे तथा विश्व में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, ये यहाँ से पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हिस्ट्री ऑप्शनल। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शनल है आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस पर हम आपको वीडियो और उसकी PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।